Hello everyone, welcome back. So we are continuing with the chapter Transport in Modern Times, Something to Know. Last time हमने Something to Know का पार्ट A, B, C and D किया था and आज हम पार्ट E और Map Skills के साथ continue करेंगे. So without wasting any time, let's continue with the long question answers of chapter 11 Transport in Modern Times. First question is, list 3 ways in which a well-developed transport system affects the lives of people. हमें 3 ऐसे तरीके बताने हैं जिनसे एक जो well-developed transport system है वो लोगों की जिंदगियों को प्रभावित करते हैं, उनको उन पे अफेक्ट डालते हैं. सो हम आंसर स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द क्वेश्चन ओनली एंड क्वेश्चन में हम स्टार्ट करेंगे द 3 ways in which a well developed transport system affect the lives of people are. सी यहाँ तक हमने क्वेश्चन से ही लिया है, ठीक है. इसके बाद हमारे 3 पॉइंट्स स्टार्ट होते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज इट हेल्प्स अस टू मीट पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. ये हमें लोगों से मिलने में हेल्प करता है जो रहते हैं दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में. सेकेंड इज इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टू द फैक्ट्रीज एंड फिनिश्ड गुड्स टू द मार्केट. ये हमें हेल्प करता है रॉ मटेरियल को फैक्ट्रीज में ले जाने को एंड वंस इट रीच्ड फैक्ट्रीज तो वहाँ पे प्रोसेस होने के बाद जो फिनिश्ड गुड है, जो तैयार किया हुआ सामान है, उसको वापस मार्केट तक लाने में भी ये हमें हेल्प करता है. नाउ द थर्ड पॉइंट इज इट हेल्प्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट. जो गुड्स और सर्विसेज है उनकी डिस्ट्रीब्यूशन करने में, लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में उनको डिस्ट्रीब्यूट करने में भी ये हमें हेल्प करता है. नाउ क्वेश्चन 2 इज इन विच 4 ways आर रेलवेज बेटर देन रोडवेज. कौन से 4 तरीके हैं जिनसे हम ये बोल सकते हैं कि रेलवेज जो है वो रोडवेज से बेटर हैं, बेहतर हैं. So from the question हम आंसर स्टार्ट करेंगे. The 4 ways in which railways are better than roadways are. यहाँ तक हमने क्वेश्चन से लिया. Now the 4 points is it transport number of people and goods at one time. एक ही वक्त में ये बहुत सारे लोगों को और बहुत सारे सामान को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. सी रेलवेज में जो ट्रेन होती है, रेल होती है, उसमें बहुत सारी बॉगीज होती हैं, तो आप नंबर ऑफ पीपल और बहुत सारे सामान को एक साथ जो है ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. नंबर 2 इज इट इज़ यूजफुल फॉर शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी. आपने देखा मुंबई लोकल इज़ वेरी फेमस, दिल्ली मेट्रो इज़ वेरी फेमस. लोग लोकली ट्रैवल करते हैं, जर्नी करते हैं, ऑफिस आने जाने के लिए भी ट्रेन को और मेट्रो को यूज़ करते हैं. एंड लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी के लिए तो वैसे भी शताब्दी एक्सप्रेस एंड राजधानी एक्सप्रेस इज़ वेरी फेमस. तो शॉर्ट और लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी दोनों के लिए ये यूजफुल होती है. Third is it provides all modern facility and allow us to experience natural beauty. See, इसमें modern amenities होती हैं. आप अगर टूरिस्ट हैं और आप अगर इंडिया की ब्यूटी को, नेचुरल ब्यूटी को चेरिश करना चाहते हैं, उसे एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो भी आप रेलवेज का यूज़ कर सकते हैं. एंड नंबर 4 इज इट रिड्यूसेस द प्रेशर ऑन रोड्स. सड़कों पे जो ट्रैफिक है और जो रोडवेज पे जो प्रेशर पड़ता है सामान और लोगों को कैरी करने का, उसको भी रिड्यूस करने में रेलवेज बहुत हेल्पफुल है. Now question 3 is name the items transported by pipeline transportation. हमें ऐसी आइटम्स के बारे में बताना है जिन्हें हम पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. एंड आगे क्वेश्चन कंटिन्यू होता है मेंशन 2 एडवांटेजेस ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन. हमें साथ में 2 एडवांटेजेस भी बताने हैं पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन के. सो द आइटम्स विच आर ट्रांसपोर्टेड बाय पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन आर crude oil, petroleum products, natural gas. All the 3 are the things which we are transporting in present time. और वाटर मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है, जबकि वाटर भी हम ट्रांसपोर्ट करते हैं और वो काफ़ी पहले से हम ट्रांसपोर्ट करते आ रहे हैं. बट प्रेजेंटली हम क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट और नेचुरल गैस के लिए भी इन पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ कर रहे हैं.
Now comes the three advantages. So first of all, it is environment friendly, pollution free mode of transport है. Secondly, it cuts the transportation cost of the goods. एक बार पाइप बिछ गई तो एक बार पाइपलाइन अगर आपने बिछा दी है, उसके बाद आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कुछ भी नहीं पड़ती है, राइट. तो आप ये पॉकेट फ्रेंडली भी है. थर्डली, इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ डिले एंड लॉस. किसी भी सामान के लॉस हो जाने की या किसी चीज़ का रास्ते में से चीज़ गायब हो जाती है या लेट हो जाती है, उसकी पॉसिबिलिटी को भी ये बिल्कुल रिड्यूस कर देता है, क्योंकि पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रैफिक की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें डिले नहीं होगा. और एक एंड से अगर आपने कोई पेट्रोलियम प्रोडक्ट है या फिर क्रूड ऑयल है, उसको अगर एक एंड से आपने डाल दिया है तो फिर वो दूसरे एंड पे जा कर के ही निकलेगा, वो कहीं पे गुम भी नहीं होगा. सो दिस वाज अबाउट द पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन. Question number 4 is briefly describe the different types of roads of India. तो हमें इंडिया में पाए जाने वाले डिफरेंट टाइप्स के जो रोड हैं वो डिस्क्राइब करने हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसा फ्लो चार्ट बना लेंगे. रोड्स ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड, विलेज रोड्स एंड बॉर्डर रोड्स. हम इन्हें माइंड मैप्स भी कहते हैं. और इनकी बेस्ट बात ये होती है कि अगर आप इस तरीके से फ्लो चार्ट बनाएंगे तो ये आपके दिमाग में रहेगा, आपके माइंड में ये जो है लास्टिंग इमेज फॉर्म करता है. इसके बाद आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं. देखने में ये क्वेश्चन बहुत लंबा लग रहा है, बट इट इज़ वेरी इजी. ओके, हमने पहले भी किया है, जब हमने चैप्टर किया है उस वक्त भी हमने इसकी एक्सप्लेनेशन की है और चैप्टर रीड किया है, तो हमें पता है कि ये बहुत इजी है, बस आपको लिखना है थोड़ा सा, इतना सा है. सो फर्स्ट इज नेशनल हाईवे. नेशनल हाईवे, एज द नेम इंडिकेट्स, इट कनेक्ट्स द होल नेशन टुगेदर. सो लिंक ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया. जो नेशनल हाईवे है वो जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया के, उन्हें कनेक्ट करता है. नेक्स्ट इज स्टेट हाईवे. इट कनेक्ट्स स्टेट कैपिटल विद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स विद इन द स्टेट. जो स्टेट कैपिटल है उसको जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं विद इन द स्टेट, उनके साथ कनेक्ट करने का काम करता है स्टेट हाईवे. नंबर थर्ड इज डिस्ट्रिक्ट रोड. डिस्ट्रिक्ट रोड्स कनेक्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर विद अदर प्लेसेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. डिस्ट्रिक्ट रोड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को जो डिस्ट्रिक्ट के अदर प्लेसेस हैं, रिमोट एरियाज हैं, उनके साथ कनेक्ट करता है. नंबर 4 इज विलेज रोड्स. विलेज रोड्स लिंक द विलेजेस विद द town. Number 5 is border roads, which are constructed and maintained along the borders of India and are important for the defense of our country and for the movement of army. So this was all about the roads in India. Now question number 5. How can renewable sources of energy help in reducing प्रेशर ऑन पेट्रोल एंड डीजल? जो रीन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं वो कैसे पेट्रोल और डीजल के ऊपर से जो प्रेशर है उसको रिड्यूस कर सकती हैं, ये बताना है. सो फॉर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे दैट व्हाट आर द रीन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी. तो रीन्यूएबल एनर्जी बेटा हम उसे कहते हैं जिसे कि आप कलेक्ट करके बार बार यूज़ कर सकते हैं और जो फ्रीली अवेलेबल है. So starting with the definition of the renewable sources of energy. Renewable energy is defined as the energy that is collected from resources which are freely available and which can be renewed easily. For example, solar energy. Every day sunrise होता है, sunshine आती है, sunlight is available. ये freely available है और ये easily renewable भी है. Daily sunlight आती ही आती है. राइट. विंड एनर्जी, विंड ब्लोज एवरी डे. राइट. तो इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं और इस तरह की जो एनर्जीज है इन्हें हम रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं. नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, रिन्यूएबल सोर्सेस प्रोवाइड्स एनर्जी इन डिफरेंट इम्पॉर्टेंट एरियाज. इट इज़ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए हम रिन्यूएबल सोर्सेस को यूज़ करते हैं. एयर और वाटर की हीटिंग और कूलिंग दोनों ही पर्पसेस के लिए हम रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी को यूज़ करते हैं. एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी हम रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी को यूज़ करते हैं. आपने कुछ ऐसी व्हीकल देखी होंगी जिनके जो रूफ है, रूफ के ऊपर सोलर पैनल लगा होता है. वो सनलाइट को, जो सोलर सेल्स उसमें होते हैं, वो सनलाइट को ट्रैप करते हैं. नीचे एक बॉक्स लगा होता है, उसमें स्टोर करते हैं और फिर उसी की हेल्प से वो जो मोटर उस पर फिक्स होती है वो चार्ज हो जाती है और वो व्हीकल चलना शुरू कर देती है एंड ट्रांसपोर्टेशन टुक प्लेस. राइट.
तो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इन कामों के लिए जब एनर्जी प्रोवाइड करवा रहे हैं रिन्यूएबल सोर्सेज, तो वो ऑटोमेटिकली जो पेट्रोल और डीजल है उनके ऊपर जो प्रेशर है उसको रिड्यूस कर रहे हैं. So this was all about the question answers of chapter transport in modern times. Now we will continue with the map skill. Map skill, ये आपको map skill में बता रही हूँ for your knowledge. ये आपने locate नहीं करनी है अपनी notebook में, क्योंकि हम till 5th standard हम जो है हम जो पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया है और स्टेट्स वगैरह हैं वही लोकेट करते हैं. यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो लोकेट करना थोड़े से मुश्किल है, इसलिए आपको इन्हें मैप में लोकेट करने की ज़रूरत नहीं है. दिस इज़ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ओनली. So first of all, it is 2 cities having international airport. तो मैंने यहाँ पे ये जो इमेज इंडिया की लगाई है, इसमें जितने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं जो रेड कलर से शो किए गए हैं वो सारे के सारे हैं, लेकिन हमें 2 cities बतानी है. तो हम 2 मेजर cities लेंगे. One is Delhi and another is Mumbai. ठीक है. और बाकी के भी ये जो आपको रेड कलर से नज़र आ रहे हैं ये सारे ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जहाँ से इंटरनेशनल फ्लाइट्स आर अवेलेबल, पर हमने 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिए हैं. Then next is 2 major seaports of India. So India is having all these seaports. टोटल इंडिया की जो कोस्टल लाइन है उसमें टोटल नंबर ऑफ मेजर पोर्ट्स आर 12 मेजर सी पोर्ट्स हैं हमारी कंट्री में. उन 12 में से हमने 2 लिए हैं ऐसे जिन्हें बिजिएस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है. तो सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया इज़ जवाहरलाल नेहरू पोर्ट विच इज़ इन नवी मुंबई, और इसी का पुराना नाम नावा सेवा है, और इसे JNPT सी पोर्ट भी कहा जाता है एब्रीवेशन में. JNPT इज जवाहरलाल नेहरू पोर्ट. नाउ द सेकेंड बिजिएस्ट पोर्ट इज चेन्नई पोर्ट विच इज हियर दिस, जिसे कोचीन पोर्ट कहा जाता है. तो इनको हम लोकेट कर सकते हैं. इसके अलावा मैंने यहाँ पे कोचीन पोर्ट भी लिया हुआ है. कोचीन पोर्ट इज हियर, इट इज इन केरला. Then next number 3 is 2 national highway. तो as you can see in this map we have number of national highway. जो ब्लू कलर से आपको शो किए गए हैं ये सारे के सारे नेशनल हाईवे हैं जो इवन नंबर में हैं, और जो रेड कलर से आपको नज़र आ रहे हैं वो नेशनल हाईवे हैं जो ऑड नंबर से हैं. जैसे NH1 जो है ये ऑड नंबर है, NH2 इवन है, NH3 ऑड है. तो ऑड और इवन से दिखाए गए हैं. तो एज यू कैन सी द नंबर ऑफ हाईवेज, नेशनल हाईवेज वी आर हैविंग. तो हमें सिर्फ 2 नेशनल हाईवे करने थे, तो मैंने एक NH1 ले लिया है. NH1 जो है ये दिल्ली, जलंधर, अमृतसर और वाघा बॉर्डर से होकर के जाता है, और ये न्यू दिल्ली से स्टार्ट होकर के यहाँ पे अमृतसर वाघा बॉर्डर तक जाता है. इसी का पुराना नाम शेरशाह सूरी भी था जो आपने चैप्टर में पढ़ा, और ये पहले 3 कंट्रीज को कनेक्ट करता था. अर्लियर बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान में पेशावर तक ये NH1 हुआ करता था, फिर इसे क्लोज कर दिया गया, एंड नाउ इट इज़ फ्रॉम न्यू दिल्ली टू अमृतसर वाघा बॉर्डर ओनली. एंड जो अनदर जो सेकेंड नंबर 2 नेशनल हाईवे मैंने लिया है वो है NH21. NH21 चंडीगढ़ से स्टार्ट होता है और ये मनाली तक जाता है. चंडीगढ़, बिलासपुर, मंडी, कुल्लू एंड मनाली. दिस इज NH21. जो आपने मंडी का बस स्टैंड देखा है वहाँ से होकर के NH21 ही जाता है, हमारी मंडी से होकर के जो जाता है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द मैप स्किल एंड दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर Transport in Modern Times. Bye bye. Take care, everyone.